जनवरी 2026 में अमेरिका ने एक ऐसा फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया जो शायद पिछले कई डेकेड्स में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत यूनाइटेड स्टेट्स को 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रीटीज से निकल जाने का ऑर्डर दिया, जिसमें क्लाइमेट, हेल्थ, डेवलपमेंट और यूएन से जुड़ी हुई बॉडीज़ शामिल हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी एडजस्टमेंट नहीं था, क्योंकि ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। अगर अमेरिका ग्लोबल लीडरशिप से पीछे हट रहा है तो फिर उसकी जगह कौन लेगा? ये डिसीजन सिर्फ पैसों की बचत या क्लाइमेट स्केप्टिसिज्म का मसला नहीं है, ये एक सोची समझी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपनी पावर को उन इंस्टीट्यूशंस के जरिए बढ़ाया जिन्हें उसने खुद बनाया, जैसे यूएन, ब्रेटन वुड्स सिस्टम और क्लाइमेट और हेल्थ के ग्लोबल फ्रेमवर्क्स। लेकिन ट्रंप का वर्ल्ड व्यू इस लॉजिक को रिजेक्ट करता है। उनकी नज़र में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पावर प्रोजेक्ट करने का जरिया नहीं, बल्कि सॉवरेनिटी को लिमिट करने का टूल हैं। शॉर्ट टर्म में इस तरह के विड्रॉल्स पॉलिटिकल क्लैरिटी और बार्गेनिंग लेवरेज देते हैं। अमेरिका कमिटमेंट्स, फंडिंग ऑब्लिगेशंस और कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग से बच जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान गहरा है, क्योंकि ग्लोबल रूल्स बनाने में अमेरिका का असर कम हो जाता है। सॉफ्ट पावर धीमी पड़ जाती है और इंस्टीट्यूशंस ख़त्म नहीं होते, उन पर दूसरे कब्जा कर लेते हैं। आज की दुनिया में पावर सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी का नाम नहीं, पावर का मतलब है कि रूल्स कौन लिखता है जिस पर बाकी दुनिया चलती है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है? हाँ, और हिस्ट्री के नतीजे बहुत कुछ सिखाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं की। इस लीडरशिप वैक्यूम ने इंस्टेबिलिटी और ग्रेट पावर राइवलरी को बढ़ाया। 1970s और 80s में यूएन स्केप्टिसिज्म थी, मगर इतना बड़ा डिसएंगेजमेंट कभी नहीं हुआ। ट्रंप के पहले टर्म में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल हुई, जिसे बाद में रिवर्स भी किया गया। इस मर्तबा फ़र्क स्केल और इंटेंट का है। ये टेक्टिकल रिट्रीट नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप का बुनियादी इनकार है। तो फिर ये खिला कौन भर सकता है? चाइना के पास एम्बिशन भी है, रिसोर्सेज भी, और यूएन बॉडीज़ में प्रेजेंस भी बढ़ रही है, लेकिन उसके पास नॉर्मेटिव ट्रस्ट की कमी है। ज़्यादातर मुल्क चाइना के साथ मजबूरी में डील करते हैं, यकीन के साथ नहीं। यूरोपियन यूनियन, ईयू क्लाइमेट, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ को पुश करता है, लेकिन मिलिट्री पावर और क्विक डिसीजन मेकिंग में यूनिटी की कमी है। और फिर रशिया सिस्टम बनाने वाला प्लेयर नहीं है, बल्कि सिस्टम को डिस्टरप्ट करने वाला प्लेयर है। ग्लोबल साउथ के प्लेयर्स यानी इंडिया, ब्राज़ील, गल्फ स्टेट्स, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लेकिन कोई भी पूरी दुनिया की क़ियादत का बर्डन उठाना नहीं चाहता और ना ही उठा सकता है। रियलिटी ये है कि आज कोई भी ऐसा एक्टर मौजूद नहीं जो अमेरिका जैसी इकोनॉमिक पावर, सिक्योरिटी रीच, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी और एजेंडा सेटिंग अथॉरिटी को कंबाइन कर सके। तो फिर इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? नया हेजेमॉन नहीं, बल्कि फ्रेगमेंटेशन, मुख्तलिफ रूल्स, मुख्तलिफ नॉर्म्स, रीजनल लीडरशिप और इशू बेस्ड कोalitions। ऐसी दुनिया जहाँ इंस्टीट्यूशंस तो होंगे, मगर लीडरशिप अधूरी और कंटेस्टेड रहेगी। इस सब की स्ट्रेटेजिक बॉटम लाइन ये है कि अमेरिका ने अपनी पावर खोई नहीं है, उसने बस ये फैसला किया है कि वो अपनी पावर इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए यूज़ नहीं करेगा। ये सॉवरेनिटी फर्स्ट पॉलिटिक्स को तो सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन अमेरिका की ग्लोबल आउटकम शेप करने की सलाहियत को कमज़ोर करता है। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि पावर वैक्यूम्स कभी खाली नहीं रहते, वो अक्सर इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। तो अगर अमेरिका उस सिस्टम की क़ियादत नहीं करना चाहता जो उसने खुद बनाया था, तो फिर नई दुनिया के कवानीन कौन लिखेगा और किसके फ़ायदे में?